नमस्कार, मैं शिवम उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी न्यूज़ क्लब। दी न्यूज़ क्लब की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज न्यूज़ क्लब आपके लिए कुछ खास लाया है। न्यूज़ क्लब के अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स आज आपसे रूबरू होंगे। चलिए एक एक करके उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनुराग झा जी हमारे साथ हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नमस्कार। समीक्षा जी हैं जो फिल्मी दुनिया यानी मुंबई नगरिया पर अपनी पैनी नजर रखती हैं। हमारे साथ कुमुद रंजन जी हैं जिन्हें आप अक्सर बात पते की सेगमेंट में देखते आए हैं। कुमुद जी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। नमस्कार शुभम। और साथ ही हमारे साथ हैं प्रेम प्रभाकर जी जो राजनीति की हर हलचल को अपने शब्दों में लिखते आए हैं। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार शुभम भाई। स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ क्लब पर। आज हम सभी बात करेंगे कि इन आज़ादी के 74 सालों में अलग अलग क्षेत्र में क्या बदलाव आया है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 2020 तक क्या रही है उसका लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट यानी अनुराग झा जी के पास। अनुराग झा जी बताइए 1947 से लेकर 2020 तक आप क्या बदलाव देखते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम में। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत 74वीं, तो इस अवसर पर मैं एक शेयर करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो मेरा ये टॉपिक है, जो कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने क्या क्या प्रगतियां की हैं, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। 1962 ईस्वी में जब चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद हमारी जो नीति है ना रक्षा क्षेत्र में, वो बदली। उसके बाद हम और सशक्त होके उभरे हैं रक्षा के क्षेत्र में। जब युद्ध में हमें विफलता हाथ लगी 1962 की युद्ध में, उसके बाद जब तत्कालीन विदेश मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, तत्कालीन रक्षा मंत्री जो वीके कृष्ण मेनन थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव रखी थी। उससे पहले हालांकि 1954 में जो है, उससे पहले BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और 1958 में DRDO की स्थापना हो चुकी थी रक्षा क्षेत्र में। उसके बाद रूस की हमारे साथ बहुत ही अच्छा सा तालमेल रहा हमारे साथ। रूस के अलावा किसी देश से हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं मिली। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया। रूसी लाइसेंस के दम पर ही हमने मिराज हुआ, मिग हुआ, सुखोई 30 बनाए। DRDO BEL ने फिर जो है BEL ने फिर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है बहुत सारी मिसाइलें का निर्माण किया। जैसे कि 1989 में अग्नि बनाई गई, फिर पृथ्वी, फिर नाग, फिर आकाश, त्रिशूल मिसाइलें बनी। तेजस की भी अब एक स्क्वाड्रन बन चुकी है। 1998 में हमने अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। अब नौसेना में भी अपनी ताकत हमने बढ़ाई। जैसे कि बहुत सारी पनडुब्बियों का हमने निर्माण किया। भारत ने हाल ही में राफेल खरीदा है, जिससे कि भारत की ताकत और भी बढ़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजादी के बाद हमारी ताकत बहुत बढ़ी है, लेकिन हमारा देश जो है ना आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। 1962 की तुलना में हमारे पास ज्यादा मात्रा में मिसाइल हथियार हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, लेकिन तब भी हम जो है ना हथियार जो है, ज्यादातर हथियार जो है 65% हथियार और रक्षा उपकरण की सामग्री वो दूसरे देशों से खरीदते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें DRDO हुआ, BEL हुआ, ये सब कोर सेक्टर जो है 8 कोर सेक्टर, उसमें और निवेश करना होगा, जिससे कि हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। कुछ दिन पहले ही सरकार ने जो है 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया, जो कि एक अच्छा कदम है। सरकार ने एक ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी भी निकाली है। अगर यह सफल रहती है तो भारत कुछ ही वर्षों में एयरक्राफ्ट हुआ, लड़ाकू विमान, कोल्ड क्लाइमेट ग्लोटिंग जैसी चीजों को जो है ना स्वयं से निर्मित कर पाएगा। दूसरी तरफ आजादी के बाद से अब देखिएगा तो कुछ विवाद भी रहे हैं रक्षा सौदे में। जैसे कि 1948 में जीप जो खरीदा गया था, उसका घोटाला भी चर्चित रहा था। 1987 में बोफोर्स विवाद भी रहा, जिसके कारण फिर राजीव गांधी को सत्ता भी गंवानी पड़ी। या फिर देखिए आप 2001 में तहलका वाला जो स्टिंग था, उससे जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। या हाल फिलहाल में पिछले ही साल राफेल डील को लेकर भी विवाद हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यदि हम आत्मनिर्भर होते हैं तो रक्षा सौदे से जुड़े जो ये विवाद हैं वो खत्म हो सकते हैं। जय हिंद।
चलिए, धन्यवाद झा जी। आपने अपने राय डिफेंस सेक्टर पर रखी। आपने बताया क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या खामियां रही हैं और क्या क्या अभी बदलाव इसमें करने की जरूरत है। जैसे आत्मनिर्भर हमें बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हम अब भारत की राजनीति पे करते हैं बात। कांग्रेस से लेके बीजेपी क्या क्या है इसमें खास, ये सब बताएंगे हमारे प्रेम प्रभाकर जी। बताइए प्रेम जी, क्या है आपके सामने, क्या आप इस बदलाव को देखते हैं और क्या देखते हैं क्या खामियां हैं और इसको सुधार आगे हम कैसे कर सकते हैं। प्रेम जी। पहले तो शुभम, आपको और पूरे देशवासियों का आपके माध्यम से भारत के स्वतंत्रता 74वें स्वतंत्रता दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया और प्रेम जी, मैं आपको भी। आपने मुझे कहा कि इतने 74 भारत के आजाद होते हुए 74 साल हो गए, इतने सालों में भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया। देखिए शुभम, बदलाव तो बहुत आए। देश जिस जिस तरीके से विकास करते गया वैसे वैसे देश की राजनीति में भी बदलाव आते गए। जवाहरलाल नेहरू के रूप में जब पहला प्रधानमंत्री भारत ने देखा तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के रूप में भारत को पूरे विश्व में एक अलग रूप में खड़ा किया उन्होंने। वहीं आपने देखा होगा जब ये लाल बहादुर शास्त्री के रूप में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शालीनता से, उन्होंने जिस तरीके से जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत की। उसके बाद वो दौर भी देखा होगा जब इंदिरा गांधी जैसे एक स्ट्रॉन्ग महिला, भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनती है, जिसके स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मजबूत नेतृत्व ने भारत की राजनीति में एक नए बदलाव देखे। बैंकों का बैंकीकरण करना को देखा होगा तो उन्होंने ही इमरजेंसी जैसे वो दौर देखे होंगे भारत की राजनीति में, जो 2 साल तक जो जिस तरीके से भारत की राजनीति में वो दौर जब इसके लिए थोड़ा मैं माफी मांगता हूँ, इंदिरा गांधी के रूप में वो एक मजबूत, पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी भारत की, जिन्होंने मजबूती से के रूप में एक स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में जानी जाती है, जिसने बैंकों का बैंकीकरण किया, जिसने इमरजेंसी जैसी जो घटना भारत में हुई जिसके लिए उनको याद किया जाता है कि जिसकी वजह से भारत पिछड़ा गया और कई राजनीतिक जो नेता थे उनको जेल में डाला दिया गया। फिर वो चुनाव भी देखा जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, और वो भी दौर देखा जब बिना कांग्रेस की सरकार नहीं चला पाई। फिर वो भी दौर देखा उन्होंने जब स्वर्ण मंदिर पे जब हमले हुए, उसको लेकर किस तरीके से राजनीति हुई, और वो भी दौर देखा जो होगा जब राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो भी दौर पाया होगा जब 1984 का चुनाव जब पहली बार कांग्रेस ने एक पूर्ण बहुमत से, बहुत सालों बाद पूर्ण बहुमत से सरकार हासिल की, जो 300-400 सीटें जो अपने आप में आज भी एक रिकॉर्ड के रूप में कायम है। वो भी दौर होगा जब बोफर्स जैसे घोटाले ने हिंदुस्तान की राजनीति को हिला दिया। वो भी दौर था जब राजनेता वोट मांगने के लिए लोगों से जन समर्थन के रूप में उनसे चंदा मांगा करते थे। उनके बदलाव आज वो दौर है जब 1989 का दौर याद कीजिए, जब उन्होंने गठबंधन की राजनीति भारत में शुरू हुई गठ जो तोड़ की सरकार के रूप में तैयार किया गया। 1989 में बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बने। उसी समय एक धारा बन गया एनडीए और यूपीए के रूप में। एनडीए वो दौर था जिसमें राम मंदिर के नाम पे बीजेपी के साथ वो पार्टियां आ गई, और यूपीए वो दल जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वो जो कांग्रेस में चली गई। वो भी दौर आया 1989 में मंडल और कमंडल का दौर। मंडल के कटाक्ष में बीजेपी ने कमंडल निकाला राम के नाम पर। वो भी दौर था जब अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार एक कप चाय पे गिर गई। वो भी दौर आया राजनीति में जिस समय कारगिल जैसे युद्ध में प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सराहना की गई। वो भी दौर आया जब साइन इंडिया का नारा लगा और लेकिन फिर भी सरकार गिर गई। आज की राजनीति की बात करें जो 1947 से 2020 के बीच में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब जातिवाद, अवसरवाद, परिवारवाद आज की राजनीति पे हावी है।
जी प्रेम जी, धन्यवाद आपके इस सटीक विश्लेषण के लिए। आपने 1947 से अभी तक की राजनीति पे अपनी एक पैनी नज़र रखी और वो आज और हमें एक बताई। चीज और मैं बोलना चाहता जी हूँ, जी 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 बिल्कुल। आज की राजनीति में जिस तरह से कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि जी जो पहले जो राजनीति होती थी तो लोग रैलियों, जनता के बीच में रैलियों में नेता जाया करते थे, जन समर्थन करते थे, वोट मांगा करते। आजकल की जो राजनीति में जो नया बदलाव आया है, डिजिटल का दौर है, जी, वर्चुअल वर्चुअल रैली के मीटिंग। तरह, हाँ 3D के तरह आजकल रैली नेता लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से भारत विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को विकास करते जा रही है। अब वो मुद्दे नहीं रहे जो मुद्दे हाँ। पहले हुआ करते थे, इनकी जातिवाद धर्म, अब मुद्दे सिर्फ और सिर्फ एक धड़े के आसपास सीमित हो गई है। जी धन्यवाद प्रेम जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से भारत की राजनीति को डिफाइन किया, इसके बारे में बताया। अब चलते हैं राजनीति से इतर मुंबई नगरिया। मुंबई नगरिया यानी बॉलीवुड, बॉलीवुड यानी पैसा। या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूवीज बनने वाला बॉलीवुड है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे कमाई करने वाला एक्टर बॉलीवुड से यानी शाहरुख खान। पहले जमाने में रंगीन फिल्में नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। उसके बाद रंगीन पिक्चर का जमाना आया और अब एक और बात चल गई है वेब सीरीज की। तो इसी पर बात अपनी रखेंगी समीक्षा जी। समीक्षा जी, बताइए आपकी मुंबई नगरिया के क्या हाल है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जो भी इस वक्त दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक जी शुभकामनाएं। तो जैसा आप शुभम आपने कहा, मैं आपकी बात से ही शुरुआत करना चाहती जी हूँ। जी सबसे बड़ा बदलाव जो आजादी के वक्त से अब में आया है, वो है ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पर शिफ्ट हो जाना। जहां पहले ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, आज वहीं वो पूरा रंगीन सिनेमा पर शिफ्ट हो चुका है। दूसरी बात जो आपने बोली, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे हॉटस्टार हुए, लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा मिल गई है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोगों को घंटों घंटों टिकट जी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। कोई अच्छी पिक्चर रिलीज हुई है तो उसके लिए इंतजार लंबा करना पड़ता था कि कब हमको टिकट कंफर्म मिलेगी, हम कब पिक्चर देखने जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब आपके पास फोन है, आप जब चाहें जो चाहें वो पिक्चर तुरंत देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव जो एंटरटेनमेंट में आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव ये है। फिर दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, बोला जाता है कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं जी और हमेशा से सामाजिक परिदृश्य वाली फिल्में बनाई जाती हैं। जैसे आजादी के वक्त आप ले लीजिए, आजादी हुई, युद्ध हुए, ब्रिटिश के साथ हमारे युद्ध हुए, तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा ली गई। भारत पर हमले होते थे, समुद्री लुटेरे, डाकू, ये हमले होते थे, तो इनसे प्रेरणा लेकर के कहीं ना कहीं पिक्चरें बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। अब बायोग्राफी बनती हैं, लाइफ इवेंट से प्रेरणा लेकर के, सामाजिक मुद्दों से लेकर के पिक्चर बनती हैं। जैसे आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा था, शौचालय ना होना, उस घटनाक्रम से प्रेरणा लेकर के टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी बनाई गई। और आप स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ के ऊपर ले लीजिए, MS धोनी मूवी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं जो हस्तियां अपने क्षेत्र में महान योगदान दे चुकी हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महान नाम कमाया है, तो उनसे प्रेरणा लेकर के, जैसे मैरी कॉम ले लीजिए, मैरी कॉम मूवी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी मूवी है। तो ये वक्त की मांग थी कि किस वक्त पर लोग क्या देखना पसंद करेंगे। पहले कुछ भी बना दिया जाता था और लोग उसे बखूबी देख लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि फिल्म के निर्देशक को ये देखना पड़ता है कि जनता क्या देखना चाहती है, जनता क्या पसंद करेगी। दूसरी बात कर लेते हैं हम आउटफिट की, कॉस्ट्यूम की। पहले हमेशा पूरे कपड़े, आधे कटे कपड़े नहीं पहने जाते थे, लेकिन अब गाने हों, पिक्चर हों, उसमें हर तरह की कॉस्ट्यूम आप देख सकते हैं। तो वो स्थिति बदली क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच में अंतर आया है। पहले छोटे कपड़े पहनना सभ्यता के खिलाफ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे सोच बदली है तो उस चीज में अंतर आया है।
दूसरी बात ले लेते हैं हम संगीत की, क्योंकि संगीत हर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हर किसी के लिए संगीत तो बहुत मायने रखता है। तो पहले के जो संगीत थे वो एक अर्थपूर्ण थे और कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो म्यूजिक थे। वर्तमान में संगीत एकदम तड़कते भड़कते तड़काऊ भड़काऊ पिक्चरों में पहले आइटम सॉन्ग ना के बराबर हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए आप कोई भी पिक्चर देख लीजिए, उसमें आइटम सॉन्ग्स जरूर आपको मिलेगा और पिक्चरों में बदलाव आया है। पहले की जो पिक्चर होती थी वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने वाली होती थी, आपको उनसे संदेश मिलता था। वर्तमान में भी ऐसा है, लेकिन अब वो स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई है। अब आप देख लीजिए 30 मार खां और ट्यूबलाइट जैसी पिक्चरों पर भी बहुत भारी भीड़ जम जाती है। और बात करें हम सोशल इश्यू, तो सामाजिक मुद्दे भी पहले इतने नहीं उठाए जाते थे पिक्चरों के माध्यम से जितने कि अब उठाए जा रहे हैं। और फिल्मों में अब नई नई टेक्निक का यूज किया जाता है। आप कैमरा ले लीजिए और साउंड रिकॉर्डर ले लीजिए, अलग अलग कई तरह के अब आपके पास इक्विपमेंट हैं जिनसे आप अपने निर्देशन को अब बहुत बेहतर बना सकते हैं और दर्शकों को एक अच्छी विजुअलाइजेशन करके आप पिक्चर बना सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं ये करूंगी शूटिंग लोकेशन की। पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कोई भी गाना या कोई भी आप शूट कर रहे हैं, आप एक पार्क में ही पूरा गाना निकाल देते, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर आपकी पिक्चर में एक गाना अगर 3 मिनट का है तो कम से कम 10 से 15 लोकेशंस उस गाने में चेंज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पिक्चरों में पहले इतना चकाचौंध नहीं था जितना अब चकाचौंध आ चुका है। लोग पहले एक पिक्चर है एक इमेज डिसाइडिंग फैक्टर होती थी, यदि कोई इंसान पिक्चर में पॉजिटिव या नेगेटिव रोल कर रहा है तो उसको ऐसा समझा जाता था कि ये रियल लाइफ में भी वैसा ही है। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति भी बदल चुकी है। जैसे मैं अभी आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगी सोनू सूद का। उन्होंने अक्सर फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया है, लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो उन्होंने मजदूरों के का जो मदद की उनको घर पहुंचाने में, वहीं ये उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार को पॉजिटिविटी में बदल के दिखाया है। तो और साथ ही एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, फिल्मों से पॉलिटिक्स का सफर वो बहुत बढ़ चुका है। पहले फिल्मों में जो किरदार निभाए जाते थे वो वहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन अब फिल्मों में जो भी किरदार होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम पिक्चर में फेमस हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में आने के बाद मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, मथुरा उत्तर प्रदेश से मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी। वो सिर्फ मथुरा से इसीलिए जीती हैं क्योंकि वो एक अभिनेत्री हैं। यदि वो अभिनेत्री नहीं होती तो मथुरा से जीतने का उनका कोई सवाल नहीं उठता था। अब सांसद बन गई। अब बताइए मथुरा के लोगों को यदि कोई समस्या होती है तो वो हेमा मालिनी तक कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे। अब वो वहां मुंबई में माया नगरी में अपना कामकाज देखें, जहाँ लोगों की समस्या सुने। तो और साउथ तो पूरा ही इससे इंस्पायर्ड है। आप साउथ में सबसे बड़ा उदाहरण जयललिता का ले लीजिए। आप इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बाद उनका पॉलिटिक्स में आना, रजनीकांत को ले लीजिए, ऐसे तमाम कई उदाहरण हैं। तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक यही निकलता है कि चकाचौंध बहुत बढ़ गई है। तो पहले इतनी चकाचौंध नहीं थी, अब बहुत ज्यादा है। तो इस चकाचौंध से दूर रहना चाहिए और वास्तविकता में विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद समीक्षा। आपने बताया मुंबई नगरिया का हाल 1947 से लेकर 2020 तक। अब चलते हैं बॉलीवुड से स्पोर्ट्स की तरफ। कुमुद जी बताइए 1947 से 2020 स्पोर्ट्स में क्या बदलाव है? भारत कहां किस पायदान से कहां तक पहुंचा? रखिए अपना नजरिया। जी शुभम, सबसे पहले आपको और सभी हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं सालगिरह मुबारक, आपको या शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं खेलों के बारे में, या खेलों की नजरिया या खेल में क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में मैं शुरुआत करता हूँ। जी। जिस देश के गांव, शहरों, कस्बों में बोला जाता हो, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जिस देश के तमाम खेल फेडरेशन के प्रमुख पदों पर ऐसे नेता आसीन हो जिन्हें खेल का ख भी नहीं आता,
जिस देश में 50 करोड़ से ज्यादा युवा हों और उनके लिए कोई खेल नीति ना हो, देश का बजट लाखों करोड़ों का हो, लेकिन अभी पिछले वर्ष बजट में मिला हो सिर्फ 2826.92 लाख करोड़। एक युवाओं के लिए खेल प्रोग्राम शुरू किया गया, खेलो इंडिया, लेकिन उसके लिए भी बजट सिर्फ 890 करोड़। जी। वहीं बात करें जो खेल को संचालित करती है भारत में साइन यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी सिर्फ 500 करोड़ रुपए। दुनिया आधुनिक हो रही है, भारत अपने आप को विकसित देशों में शामिल करने की होड़ में है, लेकिन जिस देश में अभी भी खेल को करियर के रूप में नहीं, सिर्फ मनोरंजन और व्यायाम के रूप में शामिल किया जाता हो या रखा जाता हो। एक आरटीआई के जवाब में सरकार कहती है कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये आरटीआई का जवाब मिला था मयूरेश अग्रवाल को, जो कि वीके पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक है। ये जवाब उनको 15 जनवरी 2020 को मिला था। तो ये हमारे देश में खेल की दशा है। अब आप इसी से समझ सकते हो कि भारत में खेल की दशा क्या हो सकती है और हम खेल में दुनिया में कहां स्थित है। तो अब हम आगे चलते हैं। बहरहाल एक समय भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता था हॉकी। वही हॉकी जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम के बाद हॉकी आता था। हम उस समय ओलंपिक चैंपियन थे। ध्यानचंद ने भारत में हॉकी का ऐसा बीज बोया था कि भारतीय टीम हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर अपना परचम पूरे विश्व में फहराया था। और आपको या पूरे भारत को पता है कि हिटलर, जर्मनी के चांसलर हिटलर ध्यानचंद के दीवाने थे। उन्होंने ध्यानचंद को अपने यहाँ का नागरिक होने का भी ऑफर दे दिया था। लेकिन उसके बाद भारत में हॉकी का दशा और दिशा ही बदल गया। 1970 या 1980 के बाद से मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का जादूगर भारतीय खेल फेडरेशन या भारतीय दर्शक या भारत देश अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। जो भारतीय हॉकी काल का स्वर्णिम काल था, वो अभी भी भारतीय टीम या भारतीय खेल फेडरेशन ढूंढने में लगी हुई है। हाँ, कभी कभार बीच में धनराज पिल्ले, योगराज सिंह, दीपक ठाकुर जैसे प्रतिभाशाली या कहे हॉकी को अपने दम पे मैच जिताने वाले प्लेयर मिल तो गए हैं, लेकिन सिर्फ टुकड़ों में। अभी तक वो बंच या कहिए बल्क में प्लेयर नहीं आ पाए हैं। लेकिन इसके लिए सरकार भी दोषी है कहीं न कहीं। पहले सरकार कैसे दोषी है, अब हम आपको बताते हैं। जब भारतीय टीम अपने चरम पे थी तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि भारतीय जो हॉकी होता था वो आम खेल के मैदान में होता था। जो अक्सर आप देखते हैं कि गांव देहात में जो खेल के मैदान होते हैं उससे एक अच्छे लेवल का मैदान होता था, उसमें हॉकी खेला जाता था। लेकिन 1970 के बाद हॉकी जगत में बदलाव हुआ, एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक टर्फ आ गया। तो एक आंकड़ा हमने निकाला तो पता चला कि भारत में सिर्फ अभी 40 ही सिंथेटिक टर्फ है, जबकि नीदरलैंड्स जैसे छोटे देश में या 400 से ज्यादा सिंथेटिक टर्फ पाए जाते हैं। तो ये तो रही हमारी सरकार की विफलता। अगर भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल फिर से लौटाना हो तो टर्फ या मतलब एक सुविधा देना होगा। लेकिन अब जो एक और चीज आती है जो सरकार अभी तक नहीं प्रोवाइड करवा पाई है, वो कोचिंग। हमारे कोचेज भी अब उस क्लास के नहीं है, क्योंकि हमें अगर सिंथेटिक टर्फ के खेलते हैं तो उस तरीके का कोच चाहिए या फिजिकल ट्रेनर चाहिए जो इतने तेज हॉकी में भारतीय प्लेयर कैसे उसमें बैलेंस बना पाए उनके लिए। और दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी का क्या दोष है कि हमारे खिलाड़ी तेज तर्रार की डच शैली, आक्रामक वाली ऑस्ट्रेलियन शैली का कोई जवाब नहीं है इनके पास। वो उस तरीके के मतलब वो उसमें नहीं आ पा रहे हैं, उसको कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, भले कुछ सालों में प्राइवेट लीग हो रहे हैं, जो हॉकी का भारत में लीग होता है, प्रो हॉकी लीग, उससे हमारी रैंकिंग जरूर सुधरी है। लेकिन अभी भी हम बड़े टूर्नामेंट जैसे ओलंपिक होता है तो हमें पता होता है कि हम 5 में से 8 में से 12वें स्थान के लिए खेलने जा रहे हैं। कोचेज भारत के बोलते हैं कि नहीं, हम वहाँ खेलने तो जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक जीतने नहीं, स्वर्ण पदक नहीं जीतने जा रहे हैं। मतलब 1980 के बाद 40 साल हो गया भारत में, अभी तक भारत ओलंपिक पदक नहीं जीतेगा। कांस्य पदक छोड़िए, स्वर्ण पदक छोड़िए, तक कांस्य पदक भी नहीं जीत पाए हैं। और अभी 1966 के बाद या अभी तक हम सिर्फ 3 एशियाई गेम्स का स्वर्ण पदक जीत पाए हैं, जबकि एशिया में आप बस मान लो एक भारत को अगर कोई कम्पिटिट कर पाता है तो
पाकिस्तान, लेकिन एशियन गेम्स में भी हमारी हालत खराब है। जी सुहा। धन्यवाद कुमुद, आपने काफी अच्छे अपने विचार रखे। आपने बारीकी से हमें बताया क्या स्पोर्ट्स में चेंजेस हुए हैं, क्या खामियां हैं, सरकार को अभी किन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब मैं आपके जी सामने धन्यवाद। मैं रखता हूं अपने भारत की आर्थिक गतिविधियों की एक नजर। 1947 से लेकर 2020 तक मेरे हिसाब से क्या भारत ने ऐसा हासिल किया जो कि काफी अहम था, और क्या भारत ने ऐसा गंवाया जो कि उसे नहीं गंवाना चाहिए था। सबसे पहले बात आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मेरी नजर में भारत ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक तुरुप का इक्का अपने पास रखा। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था। यह 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जिसमें 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा रहता था। इसके बाद दूसरा चरण आया। दूसरा चरण 1980 में था, जिसके तहत 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके फायदा सबसे पहले ये हुआ कि बैंकों में जो कंट्रोल था वो सरकार के पास आया। बैंकों का पैसा जो बड़े बड़े औद्योगिक लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, सबसे पहले वो रुकना शुरू हुआ। दूसरा सबसे बड़ा इस 74 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो जनवरी 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए की नोटबंदी करके हुआ। जी हाँ, तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने भी बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। इस फैसले के पीछे सरकार ने काला धन और भ्रष्टाचार को अहम वजह बताया था। जिन लोगों के पास ये नोट थे उन्हें 24 जनवरी, उस समय की 24 जनवरी तक का समय दिया गया था कि वह अपने 1000 रुपए के और 5000, 10,000 के नोट बदल सकें। लेकिन उस वक्त जो सबसे बात अहम थी वह थी कि 1000 रुपए के नोट आम आदमी के पास मिलना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद आम जनता को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव था 1991 की आर्थिक नीति, जो पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी थी। नई आर्थिक नीति का आना अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन माना जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद आर्थिक विकास की रफ्तार तेजी से आई। सबसे खास बात यह थी कि इस रफ्तार के बढ़ने के साथ गरीबी में भी कमी आई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद गरीबों में 1.36% की दर से कमी आई। यह 1991 से पहले 0.44% की दर से घट रही थी। नई आर्थिक नीति के बाद तकरीबन 13.80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका था। पर यह भी माना जाता है कि नई आर्थिक नीति के बाद से आय के मामले में समाज में बड़ी असमानता आई, यानी अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए। 1990 के आर्थिक सुधारों के समय भारत की आबादी 90 करोड़ थी। तब भारत बड़ी आर्थिक मंदी झेल रहा था। उस समय 2 हफ्तों तक आयात करने की ही रकम भारतीय अर्थव्यवस्था के पास बची थी। सुनिए, केवल 2 हफ्तों की रकम बची थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 110 करोड़ डॉलर बचे थे, मात्र 110 करोड़ डॉलर। उस कठिन परिस्थिति में बड़े बदलाव की जरूरत थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उस वक्त के वित्त मंत्री जी ने जो ये सहारनीय कदम उठाया वो आज तक काबिले तारीफ है। नेहरू के समय की सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, जो नेहरू जी ने 1947 से भारत की अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट बना रखा था, उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसे ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने लाया गया। ये तो थी 3 सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि। अब बात करते हैं क्या रही कमियां। सबसे बड़ी कमी 2016 में नोटबंदी। जी हाँ, 2016 से पहले भारत की जीडीपी की दर 7 से 8 और कई तिमाहियों में 8 से 8.5% की दर से बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, यानी नोटबंदी का मतलब 500,000 रुपए के नोट बंद हुए, 80%
जो भारत की करेंसी थी वो एकदम सिस्टम से हट गई, उसके बाद से भारत ऐसी मंदी में उलझा जो अभी भी जारी है। बाजार में मांग बिल्कुल तभी से घट गई, आज भी बाजार मांग के लिए तड़प रहा है। 1947 से 2020 ये 4 कदम मुझे लगते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत ही, जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, इन 4 कदमों का जिक्र जरूर किया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, द न्यूज़ क्लब के मंच पर आए और आपने अपने अपने क्षेत्रों का क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, आपने सारे कदम हमारे साथ रखे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और हाँ, धन्यवाद दर्शकों को मैं धन्यवाद एक बात और बता दूं, शुभम जी। समीक्षा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप इनका खास कार्यक्रम द न्यूज़ क्लब का जरूर देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि झा जी भी जल्दी फ्री होके द न्यूज़ क्लब के दर्शकों को अपना ज्ञान दें। तो बताइए समीक्षा जी। तो मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जी। बहुत जल्द ही आप मेरे वीडियोस भी द न्यूज़ क्लब पर देखेंगे, जिनमें मैं अलग अलग क्षेत्रों की खबरें आप तक पहुंचाऊंगी, आपके साथ में साझा करूंगी। झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप द न्यूज़ क्लब के साथ जुड़े, अपना समय दिया। आपका भी बहुत ही धन्यवाद जो कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया आज अपनी बातों को रखने के लिए, रक्षा क्षेत्र से संबंधित। बहुत ही आके अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक बार फिर द न्यूज़ क्लब के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे न्यूज़ क्लब के साथ जुड़े रहिए, आपको और बहुत ढेरों सारी वीडियो मिलेंगी। तो इसी तरह ढेरों सारी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए द न्यूज़ क्लब के साथ। समीक्षा जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं? समीक्षा जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से हमारे? मैं तमाम दर्शकों से बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को द न्यूज़ क्लब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, धन्यवाद समीक्षा जी और धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, शुक्रिया।